Hello everyone, welcome to Vibrant Law Institute, your go-to platform for simple and clear explanation of the law. If you are a law student, a competitive exam aspirant, an advocate, then you are in the right place. I am Advocate Prahlad Rana. Today we will discuss Chapter 1 of BNSS, that is preliminary. Starts from section 1 of BNSS, that is subtitle, extent and commencement. Subsection 1 of section 1 states that this act may be called the Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita 2023, which was previously CRPC. Then subsection 2 states that the provision of this Sanhita other than those relating to the chapter 9 security for keeping the place and for good behavior, 11 maintenance of public order and tranquility, 12 prevention action of the police thereof shall not apply to the state of Nagaland. ये जो चैप्टर है 9, 11 और 12 ये नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा. ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 में बोला, ये 3 चैप्टर है वो नागालैंड में लागू नहीं होगा. उसमें से क्या क्या है? 9 है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द प्लेस एंड गुड बिहेवियर, ये भी लागू नहीं होगा. 11 है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस, कामनेस जो के लिए जो पब्लिक ऑर्डर है वो मेंटेन करने के लिए, वो भी लागू नहीं होगा. उसके बाद प्रिवेंशन एक्शन ऑफ द पुलिस, ये भी लागू नहीं होगा. ये 3 चैप्टर है 9, 11 और 12 स्टेट ऑफ नागालैंड में लागू नहीं होगा. और टू द ट्राइबल एरिया बी, उसको 2 तरह डिवाइडेड कर दिया गया. एक तो स्टेट ऑफ नागालैंड में लागू नहीं होगा, दूसरा कहाँ लागू नहीं होगा? ट्राइबल एरिया. नागालैंड के अलावा और कुछ ट्राइबल एरिया अगर है उसमें भी लागू नहीं होगा. प्रोवाइडेड बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड or such tribal area as the case may be with such supplemental, incidental or consequential modification as may be specified in the notification. What is the explanation? In this section, tribal area means the territories which immediately before the 21st day of January 1972 were included in the tribal area of Assam as referred in the paragraph 20 of the 6th schedule to the constitution other than those within the local limits of the municipality of Shillong. ये क्लियरली बोलता है कि बी में जो ट्राइबल एरिया है उसका डेफिनेशन दिया गया है. नागालैंड में अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगा, जो भी पार्टियों का स्टेट गवर्नमेंट होगा, वो चाहे तो इसको अमेंड करके और पार्टली और फुल्ली और अमेंडमेंट करके नोटिफिकेशन विथ सच सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशनल मॉडिफिकेशन करके भी उसको लागू कर सकता है. इसमें ये एक्सप्लेनेशन में ट्राइबल एरिया का डेफिनेशन दिया. किस किस एरिया को हम ट्राइबल एरिया बोलेंगे? उसको बोलेंगे जो 21st डे ऑफ जनवरी 1972 में वो पैराग्राफ 20th ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उसको ही हम ट्राइबल एरिया मानेंगे. 6 शेड्यूल क्या होता है? 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 244 सब आर्टिकल 2, आर्टिकल 275 सब आर्टिकल 1. इसमें डिटेल में ये क्या होता है? प्रोविजन आज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ये जो इसका जो ट्राइबल एरिया को डिफाइन किया गया है. सब सेक्शन 3 बोलता है इट शैल कम्स इनटू फोर्स on such date as the central government may by notification in the official gazette appointed. It was effected from 1st of July 2024. ये सबसेक्शन 1 बोलता है, इसको भारतीय नागरिक संहिता बोलेंगे 2023. सबसेक्शन 2 बोलता है
कि ये जो 3 चैप्टर है कि 9 और 11 और 12 ये नागालैंड और ट्राइबल एरिया में लागू नहीं होगा। अगर लागू होगा स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है तो कुछ अमेंडमेंट या तो नोटिफिकेशन करके वो कॉन्सिक्वेंशनल उसके हिसाब से वो लागू कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 बोलता है ये इफेक्टिव जो गेजेट होगा उसी दिन से इफेक्टिव ऑलरेडी हो गया है। 1 जुलाई 2024 से ये ऑलरेडी हो चुका है। चलो नेक्स्ट सेक्शन 2, वो सीआरपीसी का भी सेक्शन 2 ही है। इसमें डेफिनेशन आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी को समझ लिया तो आपको पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं होगा। सेक्शन 1 समझ गए, ये संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलेंगे। ये 3 चैप्टर जो चैप्टर 9, 11, 12 है ये लागू नहीं होगा नागालैंड और ट्राइबल एरिया में। अगर लागू होगा स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लागू कर सकते हैं विथ अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन करके। और सबसेक्शन 3 में बोलता है ये इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024 से ऑलरेडी हो गया, डेट ऑफ गेजेट पब्लिकेशन। यहां तक समझ में आ गया। तो अब आओ सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन होता है। इन दिस संहिता अनलेस कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड ये फॉलोइंग डेफिनेशन रहेगा। फर्स्ट है सबसेक्शन ए, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स shall include use of any communication device for the purpose of video conferencing, recording of processes of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication, and for such other purpose and by such other mean that the state government may by rule provides। ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग क्या होता है? ये वही होता है डिवाइस, कम्युनिकेशन का एक डिवाइस होता है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्डिंग प्रोसेस करता है, सर्च एंड सीजर प्रोसेस करता है, एविडेंस में काम आता है, और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करता है, उसको लिया जाता है। एक एग्जांपल, सपोज आपने कुछ वीडियो कॉल किया व्हाट्सएप में, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक वीडियो ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट बेलेबल ऑफेंस, इसमें बीएनएसएस में बी है, सीआरपीसी में ए था। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन द बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज made available by any other law for the time being enforced, and a non-bailable offense means any other offense। तो बेलेबल ऑफेंस जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है उसी में ही फर्स्ट शेड्यूल में नॉन बेलेबल भी दिया गया है। इसमें जो जो बेलेबल है वो बेलेबल ऑफेंस रहेगा और जो जो नॉन बेलेबल है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस रहेगा। चलो फर्स्ट शेड्यूल देख लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी भी था। इसमें मैंने एक बीएनएसएस का एग्जांपल दिया है सेक्शन का जो कि बेलेबल है और वो वही सीआरपीसी में भी सेक्शन है। सेक्शन 120 सब सेक्शन 1 जिसका सीआरपीसी में सेक्शन 334 था। इसमें क्या चेंजेस हुआ देख लीजिए। वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट ऑन ग्रेव and sudden provocation, not intending to hurt any other than person who gave the provocation। इसमें imprisonment for 1 month और fine of ₹5,000 और both। imprisonment CRPC में क्या था कि 1 महीना का था, लेकिन फाइन जो है वो 500 का था। ये नॉन कॉग्निजेबल सीआरपीसी में भी था, इसमें भी नॉन कॉग्निजेबल है। बेलेबल सीआरपीसी में था, ये बेलेबल बीएनएसएस में भी है। ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ही है जो इसमें शेड्यूल है और जिसमें ऑफेंस तय किया जाता है बेलेबल और नॉन बेलेबल। ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बी में बेलेबल ऑफेंस था। सी में सबसेक्शन सी स्टेट्स चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज when the charge contains more head than one। जो डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट प्रोविजन लगता है, चार्ज जो लगता है मतलब ऑफेंस किया है उसमें चार्ज जो लगता है उसको चार्ज बोलते हैं। वो एक हो सकता है और मोर देन एक कंटेंट्स हो सकता है। देन डी
कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जैसे हमने दिखाया था कि 120 सबसेक्शन 1 में वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था या नॉन कॉग्निजेबल था, वो नॉन कॉग्निजेबल था। इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस का डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच द कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच द पुलिस ऑफिसर मे in accordance with the first schedule or under any other law for the time being enforce arrest without warrant। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस क्या है? ये जो फर्स्ट शेड्यूल हमने दिखाया था उसमें पावर है विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। लेकिन जब से ये ऑर्डर आया हुआ है अर्निस कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि उसमें अगर 7 साल का सजा है उसको एक नोटिस पुलिस की तरफ से भेजेंगे कि तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए आना है, जो 41A सेक्शन में सीआरपीसी में था, अभी 35(3) बीएनएसएस में है। तो ये इसके हिसाब से पुलिस को अरेस्ट नहीं कर पाएगा विदाउट वारंट। तो ये भले ही कॉग्निजेबल ऑफेंस का डेफिनेशन में दे दिया गया हो कि विदाउट वारंट अरेस्ट पुलिस कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर के हिसाब से अरेस्ट अगर ऑफेंस 7 साल के नीचे हो या 7 साल तक हो तो पनिशमेंट, तो इसमें पुलिस विदाउट नोटिस अरेस्ट नहीं कर सकता। क्लियर? कॉग्निजेबल ऑफेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड orally or in writing to the magistrate with view to his taking action under this Sanhita that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report। तो ये कंप्लेन क्या होता है? कंप्लेन वो होता है कि जहां एक राइटिंग में मैजिस्ट्रेट के पास फाइल होगा और ये संहिता के हिसाब से मैजिस्ट्रेट उसमें एक्शन लेंगे, तो अगर कोई पर्सन ऑफेंस किया है उसके खिलाफ जो कंप्लेन, रिटन कंप्लेन मैजिस्ट्रेट के पास फाइल होता है उसको कंप्लेंट बोला जाएगा। बट नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट को चार्जशीट बोलते हैं, वो कंप्लेन में इंक्लूड नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन में बोलता है रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन ए केस व्हिच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complaint। ये इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट बनाता है इन ए केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, अगर कुछ कंप्लेन मीन्स कुछ रिटिन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट देता है, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो वो उसमें पाया जाता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी द ए कंप्लेंट, उसको भी कंप्लेंट में लिया जाएगा। नॉट ओनली मैजिस्ट्रेट के पास जो फाइल होता है वो, बट ऑल्सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिशियल फाइलिंग द रिपोर्ट दैट ऑल्सो इंक्लूड एज ए complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एक्सीडेंट हो गया और कोई मतलब इन्फॉर्मेंट नहीं है, पुलिस ने खुद इन्वेस्टिगेशन करके उसको नॉन कॉग्निजेबल पाया या तो कॉग्निजेबल पाया, उसका जो रिपोर्ट है वो दिया, उसको कंप्लेंट बोल सकते हैं। वो रिपोर्ट कौन दिया? पुलिस ने दिया, इसलिए कंप्लेनेंट कौन हो गया? पुलिस हो गया। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट। सबसेक्शन F इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन वर्बल pictorial information or video content transmitted whether from one person to another, from one device to another, from a person to a device or from a device to a person by means of an electronic device include but not limited to a telephone, a mobile phone or cellular phone or other wireless telecommunication device or a computer or audio video players and cameras or any other electronic device or electronic
form as may be specified by notification by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नोटिफिकेशन है वो सारे इंक्लूड होगा, नॉट ओनली मोबाइल फ़ोन, सेलुलर फ़ोन की लैपटॉप, पीसी, इसको छोड़ के भी सारे जो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आइदर रिटिन और वर्बल और पिक्चरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो जो भी होगा ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा। आप व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करते हो, व्हाट्सएप में चैट करते हो या मेल करते हो या आपने कुछ दूसरा सॉफ्टवेयर में वीडियो और ऑडियो भेजते हो, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आएगा। वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये आप करते हो आपकी फैमिली के मेंबर के लिए, फ्रेंड में, या तो जिसके क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए के साथ, जिसके साथ भी बात कर रहे हो। फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, एक आपका फ़ोन से उनके फ़ोन तक जाता है, ये फ्रॉम वन फ़ोन टू अनदर फ़ोन हो गया। और ये सारे जो है ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आएगा। वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता है, ये सारे आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और ये सीआरपीसी में नहीं था। क्लियर? ये अभी बीएनएसएस में एडिशन हुआ है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। जी, सबसेक्शन जी ऑफ सेक्शन 2 स्टेट्स दैट हाई कोर्ट, सीआरपीसी में ई था, अभी बीएनएसएस में जी है। 1. इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें हाई कोर्ट में 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये क्या है? एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा और यूनियन टेरिटरी का भी जो जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का है, 1 या 2 यूनियन टेरिटरी का हो, वो हाई कोर्ट रहेगा। स्टेट का एक्सटेंडेड बाय लॉ, अगर लॉ कुछ एक्सटेंड करता है तो वही हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहेगा। इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील, जो क्रिमिनल अपील का हाईएस्ट कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के वो हाई कोर्ट रहेगा। हाई कोर्ट का डेफिनेशन में ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। नेक्स्ट कम इज इंडिया। इंडिया किसको बोलते हैं? वो सब सेक्शन एफ ऑफ सीआरपीसी में था। मीन्स द टेरिटरी टू विच दिस संहिता एक्सटेंड्स, मतलब जहाँ जहाँ पे ये संहिता लागू है उसको इंडिया बोला जाएगा। नेक्स्ट आई, इंक्वायरी। Inquiry means every inquiry other than a trial conducted under this Sanhita by a magistrate or court is called inquiry. Inquiry, वो ट्रायल को इंक्वायरी नहीं बोल सकते हैं। इंक्वायरी उसको बोलते हैं जो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट इंक्वायरी का ऑर्डर देता है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बीएनएसएस का 223 सेक्शन में हम फाइल करते हैं डायरेक्ट कंप्लेन, जो कंप्लेन पड़े हैं उसमें वो होता है 223 सेक्शन में बीएनएसएस में फाइल करते हैं। सीआरपीसी में सेक्शन 200 था, उसमें हम कंप्लेन फाइल किए। उसमें कोर्ट के पास, मैजिस्ट्रेट के पास 2 पावर है। एक तो अंडर सेक्शन 202 जो कि ऑर्डर दे सकता है पुलिस को कि इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करो, फिर मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करके जो रिपोर्ट आता है उसको मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी बोल सकते हैं। और इसी संहिता के हिसाब से कोर्ट जो इंक्वायरी करता है उसको इंक्वायरी बोलते हैं, पुलिस जो इंक्वायरी करती है उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। फर्क समझ में आ गया इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी में। चलो नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन जे इंक्लूड्स all proceeding under this Sanhita for the collection of evidence conducted by a police officer or by any persons other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. Explanation: where any of the provision of the special act are inconsistent with the provision of this Sanhita, the provision of special act shall prevail. तो इसमें ये बोलता है इन्वेस्टिगेशन ये संहिता के हिसाब से होगा
और जो पुलिस ऑफिसर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करता है उसको एविडेंस बोलते हैं। और मैजिस्ट्रेट को छोड़ के और कोई होगा जो कि मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा, सपोज समटाइम्स एनी अदर डिपार्टमेंट को इंक्वायरी के लिए मैजिस्ट्रेट बोलती है, तो उस हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन ऑथोराइज पर्सन है, वो मैजिस्ट्रेट के द्वारा मैजिस्ट्रेट के बिहाफ में इंक्वायरी करने के लिए, तो उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन में एक्सप्लेनेशन में बोलता है अगर स्पेशल एक्ट में कुछ है और ये इसमें नहीं है तो फिर स्पेशल एक्ट प्रिविल करेगा। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट सबसेक्शन के, जुडिशियल प्रोसेसिंग। ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें इसको समझ लिए ना, आप समझ लेना जो पढ़ोगे ये सब वर्डिंग आएगा, ये वर्डिंग का मतलब आप पहले से समझ गए होगा ना, तो आपको वहां पे डिफिकल्टी नहीं होगा, तो आगे चले जाएंगे। क्लियर। जुडिशियल प्रोसेसिंग क्या होता है। सबसेक्शन के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ बीएनएसएस, जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। आप जब कोर्ट में आओगे विटनेस के हिसाब से आपको जो कटघरा में खड़ा करके पूछा जाएगा, आप ओथ लीजिए कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, तो उसी ओथ को जो प्रोसेस लिया जाता है और उसके बाद जो प्रोसीडिंग फॉलो किया जाता है एविडेंस के दौरान या तो ट्रायल के दौरान, उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग बोला जाता है। सबसेक्शन एल, लोकल जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू ए कोर्ट और मैजिस्ट्रेट means the local area within which the court or magistrate may exercise or any of its or his power under this Sanhita, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the states as the state government may by notification specify। जुरिस्डिक्शन बोले तो जोग्राफिकल एरिया, ये एरिया ये कोर्ट के अंडर में आता है, ये एरिया वो कोर्ट में अंदर आता है। ये डिफाइन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो डिफाइन करके देगा, वो जो एरिया जुरिस्डिक्शन रहता है लोकल एरिया में, तो उनके पास उसका पावर जो रहता है इसी संहिता के हिसाब से रहता है। लोकल जुरिस्डिक्शन समझ में आ गया, आगे बढ़े चलो। देन एम, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस उधर पढ़े थे, अभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तभी क्या पढ़े थे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एग्जांपल दिया था, 7 साल के पनिशमेंट तक पुलिस नोटिस इशू करता है। तो इसमें क्या करता है, पुलिस का कोई भी पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है विदाउट वारंट में ये केस में अरेस्ट कर सके। और ये कहाँ से मिलेगा कि ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, ये वहाँ मिलेगा फर्स्ट शेड्यूल ऑफ बीएनएसएस, जिसमें डिफाइन किया गया है कौन सा क्राइम कॉग्निजेबल है, कौन सा क्राइम नॉन कॉग्निजेबल है। क्लियर, आगे बढ़े चलो। एंड नोटिफिकेशन जो कि सीआरपीसी में एम में था सबसेक्शन। नोटिफिकेशन मीन्स ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गेजेट। जैसे हमने पहला सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 में पढ़े थे, सबसेक्शन 3 में पढ़े थे कि ये तब से इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन गेजेट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट जब गेजेट पास करेगा तो ये एक्ट लागू हो जाएगा। उसी तरह से ये नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियल गेजेट पास हो जाएगा, उसको हम नोटिफिकेशन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट ओ, ऑफेंस। सबसेक्शन ओ, ऑफेंस इंक्लूड्स any act or omission made punishable by any law for the time being in force and includes any act in respect of such a complaint may be made। तो इसमें क्या बोलता है, कोई भी काम, एक्ट मतलब कोई भी कर्म करते हो आप, और ओमिशन मेड पनिशेबल, जो एक्ट करते हो, जो एक्टिविटी करते हो, वो अगर पनिशेबल है तो फिर, और वो कंप्लेंट हुआ है तो उसको ऑफेंस बोलेंगे। नेक्स्ट पी,
ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन किसको बोलेंगे? इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर in charge of the police station is absent from the station house or unable from illness or other causes to perform his duty, the police officer present at the station house who is next to the rank to such officer and is above the rank of a constable or when the state government so directs any other पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट। तो ऑफिस इंचार्ज किसको बोलेंगे? ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर पर्सन को ही बोला जाएगा, पर्टिकुलर पोस्ट को ही बोला जाएगा। उस दिन का ऑफिस इंचार्ज वही है जो कि ऑफिस का हेड रहता है पुलिस स्टेशन का, और वो अगर छुट्टी पे है तो उनके रैंक या तो उनके बिलो का रैंक को ही उस दिन का ऑफिस इंचार्ज बनाया जाएगा। उनका रैंक उसी, सपोज सीनियर इंस्पेक्टर इज द ऑफिस स्टेशन इंचार्ज, पुलिस स्टेशन इंचार्ज, तो ऑफिस इंचार्ज उसी को बोला जाएगा कि अगर सीनियर इंस्पेक्टर है या तो अदर सीनियर इंस्पेक्टर है या तो इंस्पेक्टर है, अगर वो नहीं तो सब इंस्पेक्टर है, लेकिन हेड कांस्टेबल से ऊपर का रैंक रहेगा, उनको ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बोला जाएगा। क्लियर? कुछ डाउट नहीं? आगे बढ़े, चलो। प्लेस किसको बोला जाएगा? क्रिमिनल के हिसाब से। इंक्लूड ए हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल्स, ये सारे जगह घर को बोल सकते हैं, बिल्डिंग को बोल सकते हैं, टेंट को बोल सकते हैं, गाड़ी को बोल सकते हैं, वेसल्स को बोल सकते हैं। ये सभी जहाँ भी इंसिडेंट होता है वहाँ उसको हम प्लेस बोलते हैं। देन कम्स सबसेक्शन R of section 2, pleader. Pleader, when used with reference to any proceedings in any court, means an advocate or a person authorized by or under any law for the time being enforced to practice in such court, and includes any other persons appointed with the permission of the court to act in such proceeding. एक एडवोकेट प्लीडर बोला जा सकता है, और जो पर्सन कोर्ट के परमिशन से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या तो प्रोसीड कर रहे हैं मैटर को, उनको भी प्लीडर बोला जाता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। पुलिस रिपोर्ट मीन्स the report forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 1 of section 376 proceeding of investigation and filed under section 173(2) of a CRPC। BNSS के section 176 subsection 1 के तहत जो रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस फाइल करती है तो उसको पुलिस रिपोर्ट बोला जाता है। हम जनरली चार्जशीट बोलते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट सबसेक्शन टी, पुलिस स्टेशन किसको बोलेंगे? सेक्शन टी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ BNSS स्टेट्स पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली by the state government to be a police station and includes any local areas specified by the state government in this behalf। जो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करता है, पुलिस स्टेशन बनाती है, उसको ही पुलिस स्टेशन बोला जाएगा। जो पोस्ट हो सकता है या तो जो भी हाउस में या तो बिल्डिंग में पुलिस का स्टेशन बन जाता है उसको हम पुलिस स्टेशन बोलेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन यू ऑफ सेक्शन 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि सबसेक्शन यू ऑफ CRPC में भी था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ सेक्शन 24 of CRPC includes any person acting under the direction of the पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये सेक्शन BNSS का सेक्शन 18 हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि सेक्शन 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है, 19 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है। तो इसके हिसाब से जो अपॉइंटमेंट हुआ है उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेंगे। वो CRPC में सेक्शन 24 में था। चलो नेक्स्ट सब डिवीज़न का भी डिटेल हम सेकेंड
चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। सबसेक्शन वी of section 2 of VNSS states that subdivision means a subdivision of a district। हम पहले स्टेट पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद डिवीजन पढ़ेंगे, उसके बाद सब डिवीजन पढ़ेंगे। तो ये से सब को डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन हुआ होगा, सब डिवीजन को हम सब डिवीजन बोलेंगे। नेक्स्ट, समन्स केस, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप बार बार पढ़िए, क्योंकि समन्स केस वारंट केस में डिफरेंस बहुत बार क्वेश्चन आता है। आप अगर लॉयर है तो भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, या तो आप लॉ स्टूडेंट है तो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, या तो आप वो एग्ज़ाम एस्पायरेंट है जुडिशियरी का तब भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये वेरी इजी है, आप याद रखो खाली। समन्स केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस। समन्स केस उसको बोलेंगे जो वारंट केस नहीं है, और रिलेटिंग टू ए ऑफेंस जो कि कोर्ट में प्रोसीडिंग होता है, सिंपल है, जो कि वारंट केस नहीं है, और एक ऑफेंस जो जिसका प्रोसीडिंग चल रहा है। नेक्स्ट, विक्टिम किसको बोलेंगे एक्स में? विक्टिम मीन्स a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission or which the accused person has been charged, and includes the guardian or legal heirs of such victim। तो किस किस को विक्टिम बोला जाएगा? जिसका कुछ सफर्ड एनी लॉस हुआ है और इंजुरी हुई है, तो उसको बाय रीजन ऑफ एक्ट और ओमिशन, हमने ऑफेंस में जो पढ़ा था उस एक्ट और ओमिशन की बात इधर कर रहा है और कुछ नहीं। वो इसको हम रिप्लेस करेंगे, मीन्स ए पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस इंजुरी कॉज्ड बाय एनी एक्ट और ऑफेंस फॉर विच accused person has been charged and includes the guardians or legal heir of the such victim। विक्टिम का लीगल हेयर हो या तो विक्टिम खुद हो या तो गार्डियन हो, उनको विक्टिम बोला जाएगा। जो अक्यूज के ऑफेंसिव एक्ट की वजह से उनका कुछ लॉस हुआ हो या कुछ इंजुरी हुई हो। लॉस हुआ हो मतलब कुछ पैसा लिया और दिया नहीं, या तो चोरी करके ले लिया, ये लॉस हुआ। और इंजुरी हुआ, स्नैच करके ले लिया, आपका नेक या तो गला कुछ कट हो गया, या तो कुछ मारपीट में इंजर्ड हो गए, तो वहाँ उस केस में इंजुरी होता है, और इस केस में लॉसेस होता है, फाइनेंशियल लॉसेस हो या तो यानी अदर लॉसेस हो, तो वो सारे विक्टिम होते हैं। विक्टिम कौन होता है? विक्टिम का गार्डियन और लीगल हेयर ऑफ द विक्टिम, इनके क्लियर। नेक्स्ट, वारंट केस। समन्स केस पढ़े थे, सिंपल, जो कि वारंट केस नहीं है और प्रोसीडिंग चल रहा है। वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म्स एक्सीडिंग 2 years। मतलब इसका मतलब है 2 साल के ऊपर जिसका पनिशमेंट है उसको वारंट केस बोलेंगे, और 2 साल के नीचे की पनिशमेंट वाले को समन्स केस बोलेंगे। क्लियर, अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, सबसेक्शन 2 of section 2 of BNSS states that words and expressions used herein and not defined but defined in Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 and Information Technology Act 2000 have the meaning respectively assigned to them in that act and संहिता। ये अगर कुछ चीज़ें हैं, वर्ड्स और एक्सप्रेशन, जो कि इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, किस में? BNSS में डिफाइन नहीं किया गया है, बट भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन किया गया है, BNS में डिफाइन किया गया है, या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000 का, उसमें डिफाइन किया गया है कुछ एक्सप्रेशन और वर्ड। जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, ये डेफिनेशन में नहीं आया है, तो उसको भी हम इस संहिता के अंतर्गत लेंगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, आप ही देखेंगे कौन सा एक्ट जो कि CRPC में था इसमें नहीं है, वो थोड़ा आपको
जानना चाहिए। इसमें मैं समझा देता हूँ। जो सबसेक्शन के में था, मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स द एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ CRPC टू बी ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये डेफिनेशन में नहीं है और सेक्शन 8 भी मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट था वो भी हटा दिया गया है वो एरिया। तो ये बिल्कुल नहीं है, इसको JMFC में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किधर थे, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में थे, तो वो सभी हट गया। अभी खाली JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। और प्रेस्क्राइब्ड सबसेक्शन टीम ऑफ CRPC में था, मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल मेड अंडर दिस कोड, ये भी हटा दिया गया है। प्रेस्क्राइब्ड बोल के ऐसा कुछ भी वर्डिंग नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट कम टू सेक्शन 3, construction of references. Unless the context otherwise required, any reference in any existing law to a magistrate of the first class or a magistrate of the second class shall, in relation to any area, be construed as a reference to a judicial magistrate of the first class or judicial magistrate of the second class, as the case may be, exercising jurisdiction in such area. ये जो रेफरेंस कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो जो रेफरेंस के हिसाब से ये लॉ एग्जिस्ट करता है, मैजिस्ट्रेट का हो, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का हो, जिसका सेकंड क्लास हो, वो सभी इसी रेफरेंस के हिसाब से एक्ट करेंगे, उसका जुरिस्डिक्शन भी तय होगा। क्लियर? नेक्स्ट सबसेक्शन 2, वेयर under any law other than this Sanhita, the functions exercised by a magistrate relate to matter which involve the appreciation or shifting of evidence or the formulation of any decision which expose any persons to any punishment or penalty or detention in custody pending investigation, inquiry or trial, or would have the effect of sending him for trial before any court, they shall, subject to the provision of the Sanhita, be exercisable by a judicial magistrate, or which are administrative or executive in nature, such as the granting of a license, the suspension or cancellation of a license, sanctioning a prosecution or withdrawing from a prosecution. These are subject to the provision of the clause A, be exercisable by an executive magistrate. इसमें मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में बोल रहा है कि ये जो संहिता है, ये फंक्शन और एक्सरसाइज बाय मैजिस्ट्रेट रिलेटिंग टू मैटर, मैजिस्ट्रेट का कौन सा मैटर में क्या क्या फंक्शन रहेगा ये बताता है। मैटर विच इन्वॉल्व द अप्रिशिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस और फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन विच एक्सप्रेस्ड एनी पर्सन टू एनी पनिशमेंट। तो इसमें जो अगर एविडेंस शिफ्टिंग के बारे में कुछ बोलता है, या तो फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन विच एक्सपोज्ड एनी पर्सन के बारे में बोलता है, और पेनाल्टी और डिटेंशन इन कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में बोलता है, इंक्वायरी और ट्रायल, और वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट, दूसरा कोर्ट को ट्रायल, सपोज इन ट्रांजिट बेल, इन ट्रांजिट कस्टडी होता है, ये सब इंक्लूड होता है। दे शाल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, इनका पावर, इनका एक्सरसाइजेबल पावर फंक्शन में आता है। बेसिकली फंक्शन जो एक्सरसाइज करते हैं उसके बारे में बोलते हैं ये मैजिस्ट्रेट के बारे में। और सेकेंडली जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो गए, जिसको डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, वो चैप्टर 2 में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, वो भी वही मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर? अंडरस्टैंड?
जिसके पास ये पावर होता है लाइसेंस इशू करना, उसको कैंसिल करना, या तो प्रोसिक्यूशन अपॉइंट करना, उसको कैंसिल विड्रॉ करना, तो वो सैंक्शन करना, विड्रॉ करना, ये सभी भी वही मजिस्ट्रेट के अंदर आ जाता है, जिसमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है या तो सेकंड क्लास होता है। नेक्स्ट कम टू सेक्शन 4। सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड अदर लॉ। भारतीय न्याय संहिता इज ए सब्सटेंटिव एक्ट जो कि ऑफेंस के बारे में बोलता है, और ये जो BNSS इसे प्रोसीजरल कोड जो सारे प्रोसीजर को बताता है, वो ऑफेंस को बताता है, उसका पनिशमेंट बताता है, और ये सारे प्रोसीजर कोड का वो बताता है। तो ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड अदर लॉ, जो भी क्रिमिनल लॉ होता है उसमें से एक है भारतीय न्याय संहिता, जो पहले IPC था, इंडियन पेनल कोड। तो उसके अलावा अदर लॉ जो है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोलो, पोक्सो बोलो, कि अपना डोमेस्टिक वायलेंस बोलो, कि अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोलो, ये सारे अदर देन दिस संहिता। तो ये all offense under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provision therein after constraint. Subsection 2 बोलता है all offense under any other law shall be investigated, inquired into, tried and other dealt with accordance to the same provision, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manners or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences। ये पहला वाला बोलता है भारतीय न्याय संहिता के द्वारा जो ट्रायल किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और इंक्वायरी किया जाएगा, ये सभी प्रोविजन इसमें आता है। सेकंड में बोलता है अदर देन दिस लॉ, जो भारतीय न्याय संहिता के अलावा इन्वेस्टिगेटेड किया जाएगा, इंक्वायरी किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा, इसके ये भी सब इसी एक्ट में, इसी सेक्शन में आता है, जो कि प्रोविजन इसको अलाउ करते हैं। नेक्स्ट Section 5 Saving. Saving contained in this Sanhita shall, in the absence of specific provision to the contrary, effect any special or local law for the time being in force, or any special jurisdiction or power conferred, or special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। ये बोलता है अगर जो ये संहिता के इन absence of specific provision, ये संहिता में जो जो प्रोविज़न है, अगर कुछ इसमें नहीं है, मतलब BNSS में नहीं है, तो क्या होगा कि इन कॉन्ट्रारी इफेक्ट टू द स्पेशल और लोकल लॉ, सपोज स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, लोकल अथॉरिटी मीन्स म्यूनसिपैलिटी लॉ बनाती है उसको मैनेज करने के लिए, उसमें अगर ये प्रोविज़न नहीं है और लोकल लॉ या तो अदर स्पेशल लॉ में है, तो स्पेशल जुरिस्डिक्शन पावर कन्फर कर दिया जाएगा, उनको भी पावर रहेगा वही लॉ को चलाने के लिए। ओके, तो अभी समझ में आ गया। सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी क्लियर हो गया। ओके, तो सेक्शन 5 सेविंग था, सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंस था, सेक्शन 3 जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस था, सेक्शन 2 डेफिनेशन था, सेक्शन 1 जो कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट था। तो सभी हमने क्लियर कर लिया, ये सभी पढ़ लिए, सेक्शन 1 से लेकर 5 तक क्लियर हो गया। क्लियर, अगर कुछ डाउट है आप नीचे बताइए, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।